दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक एएसपी साहब के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर क्या हुआ था उनके साथ, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक एसपी साहब की नियुक्ति होती है और वहां पर वह अपना कार्य बड़ी ईमानदारी और मेहनत से कर रहे थे। वह अपने परिवार के साथ सरकारी आवास में रहा करते थे और वहीं से रोज सुबह सुबह उनका ऑफिस जाना और शाम को ऑफिस से वापस लौटना होता रहता है। घर के अंदर उनकी पत्नी थी और उनके 2 बच्चे थे। अब एक दिन अचानक से शाम को एक शादी का इनविटेशन एसपी साहब के यहाँ पर आता है और उस शादी को अटेंड करने के लिए उन्हें जरूर से जाना था। अब शादी के लिए एसपी साहब की पत्नी एसपी साहब को बोलती है और बताती है कि आज शाम को शादी में जाना है, इसलिए आपको जल्दी से वापस लौटना है। अब एसपी साहब कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना काम करके जल्दी वापस लौटता हूं। और फिर सभी लोग एक साथ शादी में चलेंगे। बात तय हो गई थी और बातें तय होने के बाद एसपी साहब डेली रूटीन की तरह अपनी गाड़ी में बैठते हैं। उनका ड्राइवर गाड़ी चलाता है और गाड़ी को लेकर वह सीधे ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद दिन भर वह अपना काम करते हैं, फाइलों पर काम करते हैं, शहर की समस्याओं का निवारण करते हैं और सभी काम करने के बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब शाम के समय जब छुट्टी का टाइम होता है तो एसपी साहब ऑफिस से निकलने के लिए अपने ड्राइवर से कहते हैं और ड्राइवर को गाड़ी लगाने के लिए कहते हैं। फिर एसपी साहब ऑफिस से बाहर निकलते हैं और आकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोल दिया था। अब ड्राइवर जैसे ही गाड़ी चलाता है तो थोड़ी आगे जाने पर जो गाड़ी है वह रुक जाती है और गाड़ी बंद हो जाती है। अब इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह ड्राइवर से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ गाड़ी में और किस वजह से गाड़ी बंद हो गई। तो ड्राइवर कहता है कि पता नहीं साहब क्या हुआ। उसके बाद ड्राइवर उतरता है और गाड़ी को चेक करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी बात समझ में नहीं आती है कि आखिर किस कारण से गाड़ी बंद हो गई है। इसके बाद जो एएसपी साहब हैं वह ड्राइवर से कहते हैं कि भाई मुझे जल्दी जाना है और यह गाड़ी जल्द से जल्द ठीक करवाओ, या फिर ऐसा करो किसी और की गाड़ी ले लो और मुझे घर पर छोड़ दो। इसके बाद जो ड्राइवर होता है वहीं से किसी की गाड़ी मांगता है। एसपी साहब को घर छोड़ने के लिए तो ऑफिस के अंदर ही काम करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसके पास गाड़ी थी। फिर उससे जाकर ड्राइवर बात करता है और कहता है कि एसपी साहब की गाड़ी खराब हो गई है और उन्हें जल्दी कहीं जाना है, तो क्या आपकी गाड़ी मिल सकती है? केवल उन्हें छोड़कर आना और छोड़ आने के बाद आपकी गाड़ी को मैं यहीं पर लाकर दे दूंगा। इसके बाद जो व्यक्ति होता है वह भी इस बात के लिए तैयार था और अपनी गाड़ी की चाबी ड्राइवर को दे देता है। उसके बाद ड्राइवर एसपी साहब की गाड़ी को वहीं पर छोड़कर उस व्यक्ति की गाड़ी को लेकर एसपी साहब को बिठाता है और पियाने के बाद चल देता है। एसपी ऑफिस से एसपी साहब का आवास लगभग 5 किलोमीटर दूर था और जैसे ही आधा रास्ता तय होता है तो अचानक से एक पुलिस नाका पड़ता है, जिस पुलिस नाके से रोज एसपी साहब गुजरा करते थे और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जो उनकी पर्सनल गाड़ी थी जिससे वह आया जाया करते थे उसे देखकर पुलिस वाले कुछ नहीं कहते थे। लेकिन आज वह दूसरी गाड़ी में थे और जैसे ही एसपी साहब उस नाके को क्रॉस करने वाले थे तो वहां के पुलिस वाले एकदम से आकर एसपी साहब की उस गाड़ी को रोक लेते हैं और रोकने के बाद ड्राइवर से कागज मांगने लगते हैं। अब एसपी साहब जब देखते हैं कि गाड़ी को पुलिस वालों ने रोक लिया है तो इसके बाद एसपी साहब ड्राइवर से कह देते हैं कि चलो देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, लेकिन इन्हें यह मत बताना कि मैं इस शहर का एएसपी हूं। इसके बाद पुलिस वाले ड्राइवर से गाड़ी के कागज मांगते हैं और जब ड्राइवर से गाड़ी के कागज मांगे जाते हैं तो वह कह देता है कि साहब कागज पूरे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कागज फिलहाल घर है, यहाँ गाड़ी में मेरे पास नहीं है। दरअसल ये बात भी एसपी साहब ने कही थी और बताया था कि तुम कागज मत दिखाना। और फिर देखते हैं कि ये किस तरह का फाइन बनाते हैं, चालान करते हैं या फिर क्या करते हैं। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर ऐसी बात है तो आपकी गाड़ी हमें सील करनी पड़ेगी। अब इस बात को सुनकर ड्राइवर कहने लगता है कि अरे साहब ऐसे कैसे सील कर दोगे, हम कोई चोर चक्के थोड़ी ना है। दरअसल हमें जल्दी में है क्योंकि एक शादी में जाना है, तो इसी वजह से थोड़ी जल्दी है और इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं। आप ऐसा करो, आप मेरा नंबर ले लो, मैं कल आकर आपको सारे पेपर दिखा दूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जो एसपी साहब होते हैं वह पीछे बैठकर पूरा मामला देख रहे थे। वह अपनी गाड़ी की खिड़की खोलते हैं और खिड़की खोलने के बाद गाड़ी से उतरते हैं। अब एएसपी साहब जैसे ही उतरते हैं तो उन्होंने अच्छा सूट बूट पहन रखा था। तो जो पुलिस वाले गाड़ी को रोके हुए थे वह उनसे सर सर कहकर बात करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल वर्दी तो नहीं पहन रखी थी। जो एसपी साहब की वर्दी होती है उसको उन्होंने उतार कर पहले ही रख दिया था, और ना ही उनके पास उनकी गाड़ी थी जिससे वह लोग पहचान सके कि यह यहाँ के एसएसपी हैं और इनसे उलझना अच्छी बात नहीं है। तो सर सर कहकर उनसे बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में उनसे कह देते हैं कि साहब, ऐसे तो आप नहीं जा सकते। अगर आपको ज्यादा ही जल्दी है तो आपको कुछ फाइन देना पड़ेगा। इसके बाद एसपी साहब पूछने लगते हैं कि कितना फाइन बनेगा, तो वह बताते हैं लगभग 3 से 4 हजार फाइन बनेगा और इतना फाइन आपको देना ही पड़ेगा। तो एसपी साहब कहने लगते हैं कि भाई, यह हमारी अपनी गाड़ी है और इसमें कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। सारे कागज हमारे पास हैं, लेकिन फिलहाल घर रह गए हैं, तो कल हम आपको दिखा देंगे। ड्राइवर जो कह रहा है सही तो कह रहा है, इसमें कौन सी परेशानी है। लेकिन पुलिस वाले एसपी साहब की भी बात मानने से मना कर देते हैं। तभी जो एसपी साहब होते हैं वह पुलिस वाले को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए उनसे पूछ लेते हैं कि यह बताओ, क्या तुम नए नए यहाँ पोस्ट हुए हो। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाला थोड़ा सा तैश में आता है और कहता है कि साहब, आप कहना क्या चाहते हो। मैं तो यहाँ पर 2-3 साल से काम कर रहा हूँ और आपने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा। उसके बाद एएसपी साहब कहते हैं कि भाई, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुम 2-3 साल से यहाँ काम कर रहे हो तो क्या तुम मुझे नहीं जानते। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाला है वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं यह कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद पुलिस वाला कहता है कि नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, बताइए आप कौन हो, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह मुस्कुराते हुए उससे कहने लगते हैं कि मैं यहाँ का एसपी हूँ और मैं अक्सर इसी रूट से जाया करता हूँ, लेकिन जब मैं रोज अपनी गाड़ी से जाता हूँ तो तब तो आपने कभी मुझे नहीं रोका, और आज मुझे जल्दी है और जल्द में मुझे कहीं जाना है, इसी वजह से मैं किसी दूसरे की गाड़ी अपने साथ ले आया हूँ। दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो आज आपने मुझे रोक लिया और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वह एकदम से घबरा जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि ये एसपी साहब हैं, ये तो हमारा बहुत कुछ कर सकते हैं और इनसे ही हमने पैसे मांग लिए। दरअसल पुलिस वाले ने उनसे कुछ वैसे पैसे मांगे थे बिना चालान करने के, सिर्फ उनको निकालने के लिए। अब एसपी साहब उनको समझाने लगते हैं और कहते हैं कि यह बताओ भाई, जब तुम लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो तो आम आदमी के साथ तो बहुत बुरा व्यवहार करते होंगे। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जो भी हम यहाँ से पैसा वसूल करते हैं उन पैसों को ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है, इसमें सभी को देना पड़ता है। तो एएसपी साहब इन सभी बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं इन सभी चीजों पर बाद में गौर करूंगा। फिलहाल मुझे कहीं जल्दी जाना है, आप लोग आगे से हटिए और मुझे जाने दीजिए। इसके बाद एसपी साहब गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से सीधा अपने आवास पर पहुंच जाते हैं। आवास पर पहुंचने के बाद ड्राइवर गाड़ी को वापस ले आता है और वापस लाने के बाद उस व्यक्ति को दे देता है और ड्राइवर अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाता है। वहां पर उसे ठीक करवाकर वापस से एएसपी साहब के पास पहुंचता है और उन्हें उसे फंक्शन के लिए ले जाने लगता है। एएसपी साहब का पूरा परिवार उस फंक्शन के लिए तैयार हो गया था और वह सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद अच्छी तरह से फंक्शन को एंजॉय किया जाता है और उसके बाद एसपी साहब अपने परिवार सहित वापस अपने घर आ जाते हैं। अब रात के समय जब एसपी साहब बिस्तर पर आराम कर रहे थे तो बहुत कुछ उन पुलिस वालों के बारे में सोच रहे थे जिन्होंने आज उनकी गाड़ी को रोका था और उनसे 43,000 रुपए की डिमांड कर दी थी। वह सोच रहे थे कि अगर इस तरह से वसूली हो रही है तो एसआईपी ऑफिस के अंदर काफी पैसा आना चाहिए था, लेकिन इतना पैसा तो कभी नहीं आता है। आखिर यह पैसा जाता कहाँ है और कौन कौन इस चीज में शामिल है। इसी चीज को सोचते हुए रात में उन्होंने फैसला कर लिया था कि सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें वहां के कलेक्टर साहब से बात करनी थी और कलेक्टर साहब को यह सारी बातें बतानी थी। दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह एसपी साहब उठकर सबसे पहले रोजमर्रा के काम करते हैं
और उसके बाद सीधा अपना फोन निकालकर कलेक्टर साहब को मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। अब एसपी साहब के कहे अनुसार जो कलेक्टर साहब होते हैं वहां से सीधा एसपी साहब के आवास पर ही आ जाते हैं उनसे मीटिंग करने के लिए, और वहां आकर उनसे बातें करने लगते हैं। तो बातों ही बातों में जो एसपी साहब होते हैं उनको बता देते हैं जो उनके साथ कल हुआ था, और उन्हें बताते हैं कि पुलिस वाला कह रहा था कि इसमें सभी का हिस्सा होता है, मैं अकेला इस चीज में शामिल नहीं हूं। इस बात को सुनकर जो कलेक्टर साहब होते हैं वह भी बड़े हैरान होते हैं, और इसके बाद वह मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। कलेक्टर साहब एसपी साहब को आश्वासन दिलाते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इस मामले में जो भी शामिल होगा उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें सबूत चाहिए होगा, और उसके लिए पहले मुझे सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। इसी चीज को सोचकर कलेक्टर साहब वहां से चले जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जो उन लोगों को उन्हें हाथों पकड़ा जाए। इसके बाद जो कलेक्टर साहब है वह मन के अंदर कुछ बात सोच लेते हैं और उस बात पर काम करने का फैसला करते हैं। इधर जो पुलिस वाले थे उन्हें इस बात की कोई भी दिक्कत नहीं थी, ना ही उन्हें यह भनक थी कि तुम्हारी बात कलेक्टर साहब तक पहुंच गई है, और कलेक्टर साहब ने भी इस बात को गुप्त रखा था, क्योंकि जब वह एसपी साहब से मिलने के लिए गए थे तो वहीं पर उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया था कि इस मामले की तह तक जाना है, और तह तक जाने के लिए इस बात को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। अब पुलिस वाले इसी तरह से गाड़ी वालों से पैसा मांगा करते और चालान का डर दिखाकर उनसे कुछ पैसे ऐंठ लिया करते थे। अब एक दिन पुलिस वाले एक और गाड़ी को रोकते हैं जिस गाड़ी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, यानी कि आप कह सकते हो कि वह गाड़ी रोड पर चलने लायक ही नहीं थी। इसके बाद जैसे ही उस गाड़ी को वह रोकते हैं तो उसके अंदर एक व्यक्ति साधारण से कपड़ों में बैठा हुआ था। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ थी और माथे पर उन्होंने कपड़ा बांध रखा था। उसके बाद पुलिस वाले उस गाड़ी को रोकते हैं और रोकने के बाद उससे कहने लगते हैं कि हाँ भाई, ये गाड़ी तो रोड पर चलेगी ही नहीं और इसको तो सील करना होगा। इसके बाद उस गाड़ी के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वह गाड़ी से बाहर आता है और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है। कहता है कि साहब, ऐसा मत करो, ये मेरे पिताजी की अंतिम निशानी है और इस गाड़ी को आप सील मत कीजिए। आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं उतने पैसे दे दूंगा, लेकिन आप इस गाड़ी को जाने दो और मैं आज के बाद यहां से इस गाड़ी को नहीं निकालूंगा। इसके बाद पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अगर तुम इसे छुड़ाना ही चाहते हो तो इसके लिए काफी ज्यादा पैसे लगेंगे और तुम्हें लगभग 55,000 देने पड़ेंगे। इसके बाद वह गाड़ी वाला कहता है कि साहब, ये तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे आज जाने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को घर पर ही रखूंगा और इसे निशानी के तौर पर ही घर पर रख लूंगा। इस बात को सुनकर पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी गाड़ी पकड़ी जा चुकी है और अब तो इसको सील करना ही होगा। तो गाड़ी वाला कहता है कि नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, कुछ पैसे कम कर दीजिए। अगर आप पैसे कम कर दोगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा ताकि मैं अपनी गाड़ी को अपने साथ ले जा सकूं। अब इसके बाद जो पुलिस वाला होता है वह उस रकम को घटाकर 4,000 रुपए कर देता है और 4,000 के लिए वह गाड़ी वाला मान भी जाता है। गाड़ी वाला अपने पास से 4,000 रुपए निकालता है और निकालने के बाद उस पुलिस वाले को दे देता है। पुलिस वाला उन पैसों को लेकर चुपचाप से अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि ठीक है, अब निकल जा, आगे किसी को कानो कान खबर ना हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर 2-3 गाड़ियां आती हैं जिन गाड़ियों के अंदर एक अलग तरह की टीम थी जो कि रिश्वतखोर पुलिस वालों को पकड़ा करती थी। वह आते हैं और उस पुलिस वाले को ओंगे हाथों पकड़ लिया जाता है और जैसे ही उसको पकड़ा जाता है तो वहां के सभी पुलिस वालों में इस बात के लिए हड़कंप मच जाता है। इधर कलेक्टर साहब ने अपनी शर्ट के बटन में एक कैमरा छुपा रखा था जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग वह लोग देख रहे थे जो रिश्वतखोरी को रोका करते हैं। उन्होंने जैसे ही देखा कि इसने पैसे ले लिए हैं तो फौरन से वहां पर आए और वहां पर आने के बाद उसे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी दाढ़ी मूंछ निकालते हैं और निकालने के बाद उन लोगों से कह देते हैं कि हमारे एसपी साहब यहाँ से गए थे और उन्होंने मुझे इस बात के बारे में बताया था, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था और मैं सोच रहा था कि हो सकता है किसी से कोई गलती हो गई हो, लेकिन आज जब तुम्हें हाथों पकड़ा तो मुझे यकीन आ गया। अब तुम जैसे लोगों को देखकर घिन आ रही है। तुम लोग सरकार का पैसा लेते हो और इस तरह से भी पैसा बनाते हो, यह कोई अच्छी बात नहीं है।
आम आदमी 4,000 कहां से लेकर आएगा और तुम लोगों की जेब गर्म करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। अब जब कलेक्टर साहब की यह खबर चारों तरफ फैलती है कि कलेक्टर साहब ने ऐसा कर दिया है और एएसपी साहब के कहने पर यह सब कुछ किया गया है, तो सभी लोग कलेक्टर साहब और एएसपी साहब की वाहवाही करते हैं। और चारों तरफ यह बात फैल गई थी कि यहाँ के कलेक्टर साहब बेहद ही ईमानदार हैं और वह न्यायप्रिय इंसान हैं। तो जनता का विश्वास और भी पुलिस के ऊपर हो जाता है और सभी लोग नियमों का पालन करते हैं और गाड़ियों को चलाते समय में अपनी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरतते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एसपी साहब ने कलेक्टर साहब को कुछ ऐसा बताया। उसके बाद एक रिश्वतखोर पुलिस वाला पकड़ा गया। आप क्या कहना चाहते हो कलेक्टर साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो एसएसपी साहब के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल प्रेरणा पत्र को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।